हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, नंबर वन, एंड इन विच सेक्टर and what in which activity it is falls. For example, I am talking about the sectors, that is primary, secondary, tertiary और quaternary activity में आता है क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी किस जगह पर आप इंडस्ट्रीज सेट कर सकते हो, व्हाट आर दी सूटेबल एरियाज फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट और फॉर दी सेटलमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो नंबर वन इज दैट, come to the first slide that which is very often related to this, that इंट्रोडक्शन। नाउ नंबर वन, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब आप किसी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म्ड करते हो, जब आप किसी रॉ मटेरियल को, ठीक है, ये रॉ मटेरियल को आप वैल्यूएबल क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म्ड करते हो, है ना, और वो जो क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म्ड करोगे, है ना, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म्ड करते हो और बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर, है ना, तो उसे आप क्या कहोगे, मैन्युफैक्चरिंग। जब आप किसी गुड को प्रोड्यूस करते हो उसे भी मैन्युफैक्चरिंग ही कहा जाएगा। बट एग्जाम में आप सिर्फ इतना नहीं लिख के आ सकते हो कि व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इफ़ यू नीड टू एनरिच योर आंसर, देन योर आंसर शुड बी लाइक दिस, दैट व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी, जब हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं। उस गुड को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, ताकि कई बहुत अच्छा प्रोडक्ट जनरेट हो और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जनरेट हो। फॉर एग्जांपल टेक अ ट्री। हम अगर ट्री की बात करते हैं, हमने ट्री को ले लिया, ट्री इज़ अ हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। अभी हमारा रॉ मटेरियल क्या है, ट्री, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल है हमारा ट्री, अगर मैं बात करूँ इस ट्री को मैं ट्रांसफॉर्म्ड कर दूँ, है ना, इस ट्री को मैं ट्रांसफॉर्म्ड किस किस में कर सकता हूँ, या तो मैं इसे पेपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, ऑब्वियसली पेपर इज़ फॉर्म्ड, द ट्री इज़ ऑल्सो अ रॉ मटेरियल फॉर पेपर में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, फर्नीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, या किस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, द अदर सोर्सेज लाइक किस में क्या और किस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, फॉर मेडिसिन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, है ना। तो इस तरह से क्या मैं ट्री का अलग अलग तरह से क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ट्री क्या हुआ, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल को मैंने क्या वैल्यूएबल गुड्स में प्रोड्यूस किया, या तो पेपर, ईदर पेपर और फर्नीचर, और आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। तो ये क्या है, एक तरह से ये फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, एक रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। अब ये जो पेपर है, आप किसी एक स्पेसिफिक पेपर को नहीं बनाएंगे। अगर आप एक पूरा ट्री काटेंगे तो आप सिर्फ एक पेपर बना के नहीं छोड़ देंगे, है ना। इंडस्ट्रीज़ में कई सारे बंच ऑफ पेपर्स वर प्रिपेयर, है ना, प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये बंच ऑफ पेपर प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, फिर भी अगर आप चाहो तो उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नंबर टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज़। देखो इंडस्ट्रीज़ क्या होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जहाँ ये गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, या जहाँ ये गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उन गुड्स का प्रोडक्शन जहाँ होता है ना, जहाँ इन गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी एक स्पेसिफिक जगह में होती है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कम टू बी नोन एज इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज़ की जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो क्या है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है आपकी, है ना, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल वर्क है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब है जिसमें हम क्या करें, एनवायरनमेंट को एज अ रॉ मटेरियल लेकर ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड करने के बाद इसको मार्केट में सेल करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। हम सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम एनवायरनमेंट को एज अ रॉ मटेरियल लेकर, एनवायरनमेंट के किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में ट्री लिखा है ना, ट्री को एज अ रॉ मटेरियल लेकर हम इंडस्ट्रीज़ में डालेंगे। इंडस्ट्रीज़ में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ उसे मैन्युफैक्चर करेंगी उन प्रोडक्ट्स को एज अ वेरी वैल्यूएबल गुड, एज अ वैल्यूएबल गुड में इसको क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म्ड करेगी, जिससे क्या होगा, या तो वो इधर इट्स
कन्वर्ट एज अ पेपर और इधर इज कन्वर्ट एज अ फर्नीचर, और फिर ये क्या होगा, मार्केट में सेल होगा या सोल्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है आपका, क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी का क्लियरली मतलब है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं। नाउ नंबर थर्ड, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो रहती है, किस देश को आप डेवलप्ड कहोगे, किस देश को आप डेवलपिंग कहोगे और किस देश को आप अंडर डेवलप्ड कहोगे, वो जो है किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के बेस पर ही डिसाइड होता है ना। आप किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बेसिस में ही डिसाइड करोगे कि कौन सा नेशन डेवलप्ड है और कौन सा नेशन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। हमारे देश में अगर मैं बात करता हूँ, पैसों की कमी है, इस कारण हमारा देश जो है वो अंडर डेवलप्ड है, तो आंसर इज़ यस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपिंग है। द आंसर इज़ यस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हमारे देश में अभी और ग्रो करना है कंपैरेटिवली टू द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स लाइक यूएसए एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो क्या है, जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की कमी होती है उस देश में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी कम रहता है, और इस कारण देश डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, तो दिस मच आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नाउ अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मतलब क्यों ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, है ना। नंबर वन, देखो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलपमेंट का बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब कि इट्स प्रोवाइड द बेस टू एवरी नेशंस इकोनॉमी। हमारे देश के नेशन की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज आप मार्केट जाओ और आप मार्केट में जाके जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो उसमें से हर एक प्रोडक्ट, ईच ऑलमोस्ट 95% ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो ह्यूमन बींग्स को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है। इस कारण ये बैकबोन है हमारे देश का, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे देश के डेवलपमेंटल एरिया का बैकबोन है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो हमारे देश में गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या किसी भी देश में गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नीड टू बी डेवलप्ड डे बाय डे इन आवर नेशन, बिकॉज हमारे नेशन को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज हमारे देश में डेवलपमेंट कम होगा। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिप्लीशन। ओके, नाउ तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम क्यों इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। अब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे करती है, नंबर वन, होता क्या है, क्लियरली आप लोग सुनना, होता क्या है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे किया जाता है। मैं अगर बात करता हूँ प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, या अगर मैं बात कर लूँ अर्ली ह्यूमन बींग्स जो होते थे, या जो बहुत, अगर मैं बात करूँ एशियन सोसाइटीज़ जो थी इंडिया की, वो इनिशियली कैसे एग्रीकल्चर करती थी, दे मोस्टली डू द एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ प्लाव हो और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हार्ड वर्क, है ना। मानव की ह्यूमन बींग्स ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे किसमें, एग्रीकल्चर में, जिसके कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन मिनिमम होता था। क्या होता था, मिनिमम होता था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे ही इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ उसके कारण न्यू मशीन्स आई, ट्रक का इंट्रोडक्शन हुआ। ट्रक के इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या, प्लफिंग मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो गए, बहुत मॉडर्नाइज, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स के इंट्रोडक्शन हुआ, और बहुत सारे थ्रेशिंग मशीन, वीविंग मशीन, ऑल दीज मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या हो गया, मॉडर्नाइज हो गया। और इस एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या हुआ, इस एग्रीकल्चर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या, मॉडर्नाइजेशन के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स थे, है ना, जो ह्यूमन बींग्स थे अब वो सिर्फ एग्रीकल्चर तक कन्फाइंड नहीं रह गए, उन्होंने और क्या किया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना शुरू किया, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जनरेट होने लगी, और टर्शरी एक्टिविटी में भी क्या करा, अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों होगी, अगर समझ लो किसी देश में मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू इस्टेब्लिश अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, तो मैं कहाँ, समझ लो मैंने गुजरात के किसी एक स्पेसिफिक रीजन में इस्टेब्लिश किया। अब गुजरात ही मैंने क्यों बोला, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊँगा।
गुजरात के किसी स्पेसिफिक एरिया में मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट किया, टेक्सटाइल का, है ना, तो अब वहाँ जितने भी वर्कर्स होंगे वो सब वर्कर्स क्या करेंगे, वहाँ एम्प्लॉयड होंगे। अब जाहिर सी बात है, मैं किसी दूर शहर से एम्प्लॉयज़ को बुलाने से ज़्यादा अच्छा है कि आसपास में जो मुझे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे मैं उन एम्प्लॉयज़ से काम चलाऊँगा। तो ऐसे में जो आसपास का एरिया उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ऐसे में वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे क्या होगा, पावर्टी में रिडक्शन होगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। दिस इज ओके। नाउ अब होता क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कारण क्या होता है, ट्रेड का डेवलपमेंट होता है। ट्रेड का डेवलपमेंट की दो देशों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट होता है। हमारे देश में अगर किसी गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे देश का पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया। जो आपको बफर स्टॉक 9th में आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, व्हाट डू यू मीन बाय बफर स्टॉक, जो एक्स्ट्रा में हमारे पास बचेगा हम उसको रखेंगे तो है नहीं, हम उसको क्या करेंगे, दूसरे देशों के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और दूसरे देशों में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि क्या कर सके, दूसरे देशों में हम कोशिश करेंगे कि एक्सचेंज कर सके, है ना, दूसरे देशों में हम क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, जिससे हमें क्या मिले, फॉरेन एक्सचेंज मिले या फॉरेन मनी मिले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, ये जो है हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, हमारे देश की कंट्री को बूस्टअप करती है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी जनरेट करती है, मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी को जनरेट करती है। आपके देश में जो जीडीपी है वो जस्ट रेज्ड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कारण भी जीडीपी में बहुत बड़ा हाथ है, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, एक्सेप्ट इंडिया में इतना नहीं है, बाकी देशों में है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो, और पावर्टी को इराडिकेट करती है, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक एम ये भी होता है कि वो क्या कर सके, रीजनल डिसपार्टीज़ को कम कर सके। अब व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल डिसपार्टीज़, देखो होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, हाँ सुना होगा कि कई सारे जो अलग अलग स्टेट्स है, रिसोर्स वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 में देखा होगा आपने कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन सभी अलग अलग स्टेट्स में रिसोर्स जो है वो अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। अब ये जो रीजनल डिसपार्टीज़ हैं, रीजनल डिसपार्टीज़ को कम कैसे किया जाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्स पाई जाती है, तो अब उस रिसोर्स का हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके उन रिसोर्सेज का, है ना, अटमोस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। सो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है इस रीजनल डिसपार्टीज़ को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इन रीजनल डिसपार्टीज़ को मोस्टली हम बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़। जैसे अगर हमने किसी एक ऐसी जगह में इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करी जो ट्राइबल और बैकवर्ड क्लासेस की एरिया है, तो ऐसे में क्या होगा, वो एरियाज़ जो होंगे वो क्या, पीपल जो होंगे वहाँ क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, एम्प्लॉयड होने के कारण उनकी पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होने के कारण क्या होगा, जैसे ही पॉवर्टी कम होगी तो एक और बात क्रिएट होगी क्या, कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगी कि हमें क्या करना है, डेवलप परस्यू करना है, एजुकेशन परस्यू करना है, लॉट्स ऑफ थिंग। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में वो भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की मदद से कम होंगे। आप चाहो नहीं, आपको ये पॉइंट्स लिखने ही हैं, आप ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स लिखिए और इन 5 पॉइंट्स को क्लियरली एग्जाम में मेंशन करिएगा। नाउ नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है कंपैरेटिवली टू द कंट्रीज़ ऑफ ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया मतलब कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ का जो जीडीपी है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश का टोटल किया जाता है साल भर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इस तरह से आप लोग समझिए, अगर मैं बात करता हूँ कि हाँ, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जितनी है उन सभी टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन का कितना प्राइस रहा, कितने पैसे जनरेट हुए, कितनी इनकम जनरेट हुई साल भर में किसी एक देश में, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, जीडीपी।
अब इसमें और बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ये है कि बाकी देश से जो हमारे देश में पैसा आता है उसको हम ऐड करते हैं, और हमारे देश से बाकी देशों में जो पैसा जाता है उसको हम माइनस करते हैं। तो इसको आप अभी इग्नोर करिए, वो हम इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें अभी आपको फोकस करने वाली बात क्या है, जीडीपी। जीडीपी का क्लियर मतलब है कि पूरे देश में एक साल में जो इकोनॉमी जनरेट होती है, जो पैसे जनरेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी। नाउ अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, इसी में, ठीक है। जीडीपी आपको समझ में आया। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट उसमें कि किस तरह से हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। देखो नंबर 1, पिछले कई सालों से, है ना, अगर मैं बात करूं हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है बहुत स्टिल या बहुत स्टैग्नेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं कर पा रही है हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ किसमें, जीडीपी में। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, या ज़्यादा मनी का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जीडीपी में, जिसके कारण पिछले 20 सालों से, फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स, एक डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, 2 डिकेड्स का मतलब 20 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले लास्ट 2 डिकेड से क्या हो रहा है, 20 सालों से जो हमारे देश की जीडीपी है, जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो हार्डली कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही है। हार्डली हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो मुश्किल से 17% कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, सिर्फ 17%, है ना। और फिर उसके बाद ये हमारे देश की कंट्री में हर साल कभी कभी 27% भी कंट्रीब्यूट कर देती है ना। उसमें से 27% में से जो 10% है वो क्या है, माइनिंग, वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी एरिया, मतलब कि हार्डली क्या 10% तो गया, तो 17% ही बचा। ऑल ओवर 27% करती है, बट एग्जैक्ट जिसमें प्रोडक्शन का काम किया जाता है, प्रोडक्शन का काम हम किस में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। हाँ, इंडस्ट्रीज़ वाले सेक्टर में आप इनको भी इंक्लूड करते हो, माइनिंग, वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस में गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। गुड्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, इसमें हो रहा है। तो हार्डली हमारे देश में जो पिछले 20 साल से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो कितना है, 17%। नाउ यू आर गेटिंग क्लियर। नाउ अब होता क्या है, हमारे देश में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का वो बहुत कम है कंपैरेटिव टू द ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो कि 25 से 35% कंट्रीब्यूट करती है अपने देश की जीडीपी में। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मतलब कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, आपको मैंने पहले भी बताया है ना। तो 25 से 35% हार्डली कंट्रीब्यूट करती है। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस देशों की इंडस्ट्री का उनके देश की जीडीपी में, वेयर एज हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रही है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारे देश में साइड इफ़ेक्ट है, या कहीं ना कहीं हमारे देश में जीडीपी में कमी होने का मेजर रीज़न ये भी है, ठीक है। अब देखो, द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन 7% इन द लास्ट 10 डिकेड्स। पिछले 10 सालों में, है ना, पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, पिछले 1 डिकेड में या 10 सालों में क्या हुआ है, 7% हर साल इंक्रीज कर रही है जीडीपी हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी 7%, कभी 6%, तो ये क्या है, तो भी बहुत कम है। 2003 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2003 में जो हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट था जीडीपी में, वो 9 से 10% था एक साल में, मतलब कि 9 से 10% जीडीपी जो थी इंक्रीज़ हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कारण। और ये जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट था वो हमें अगले 10 डिकेड्स में क्या 12% करना है। बेटा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, ये 2003 के, तो अभी जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे आपकी बुक में या एनसीईआरटी में, थोड़े ओल्ड फैक्ट्स ही है, तो आप उसी को कंटिन्यू करिएगा कि पिछले 12-13 सालों से, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो चेंजेस आए हैं वो ज़्यादा नहीं आए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 सालों में 12% जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होगी कंट्रीब्यूट करेगी किस में, हमारे हमारे किस में, जीडीपी में। ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया 2004 में। ये 2004 आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, मैंने सर्च करके डाला है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ
हमारे देश में फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ताकि प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर वर्क किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का और डेवलपमेंट कराया जा सके 2004 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्या करे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो इंडस्ट्रीज़ है जो नए एफर्ट्स क्रिएट कर रही है उन नए एफर्ट्स को प्रमोट किया जाए ताकि इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल सोल्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जब बेचे जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल का मेजर मोटिव क्या है कि वो क्या करे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और क्या करे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कोशिश करती है क्या, न्यू एफर्ट्स क्रिएट कर रही है जिससे कि उनके इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, उस प्रोडक्शन को भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, उस एफर्ट्स को भी प्रमोट किया जाए। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है इंडस्ट्रियल लोकेशन।